नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, मैं संजय सर आपका टीचिंग विद एग्जाम अड्डा के प्लेटफार्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम तथा वातावरण। देखिए, इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे पेडागोजी में जोड़कर भी बनते हैं और कभी कभी इनसे क्वेश्चन सीधे भी पूछ लेता है। आज हम समझेंगे कि सीटेट और यूपीटेट में इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए देखिए, ये हमारी पहली इमेज, ये हमारी है वंशानुक्रम की। समझिएगा आप। देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स चाइल्ड, यानी बच्चा जो होता है उसमें उसके पेरेंट्स के और उसके पेरेंट्स में उसके ग्रैंड पेरेंट्स के और इनमें इनके ग्रैंड पेरेंट्स के, यानी कि एक बच्चे में उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स दोनों के कुछ न कुछ गुण आ जाते हैं। देखिए, जीन हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और जीन से हमारे वंशानुक्रम के निर्धायक होते हैं। जीन्स ही हमारे तय करते हैं कि हमारे बालक की वृद्धि कैसा होगा। अब विकास, देखिए, विकास को हमारे आसपास का वातावरण तय करता है। देखिए, आप इस इमेज से समझिए कि किसी विद्यालय के बच्चों को मिट्टी के खिलौने बनाने के बारे में सिखाया गया। अब उनको उनके ऐसा वातावरण दिया गया कि बच्चों को क्या मिट्टी दे दी गई। अब उनको कहा गया कि आप खिलौने बनाइए। आपको जैसा वातावरण मिलेगा आपके व्यवहार वैसे ही प्रदर्शित होंगे ना। तो वातावरण हमारे विकास का निर्धारण करता है और वंशानुक्रम हमारी वृद्धि का। चलिए कुछ अंतर समझते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है वातावरण और वंशानुक्रम में। देखिए, वंशानुक्रम क्या होता है, ऐसे गुण जो हमें जीन्स के माध्यम से हमारे माता पिता से प्राप्त होना, माता पिता से जीन्स के माध्यम से प्राप्त गुण, यह हमारे वंशानुक्रम को प्रभावित करते हैं। और वातावरण क्या होता है, जो हमें घर परिवार, पास पड़ोस से माहौल मिले ना, ये हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। किसको? यह हमारे वृद्धि के निर्धारक हैं और यह हमारे विकास के। आपको जैसा वातावरण मिलेगा आपका विकास वैसा ही सुनिश्चित होगा। और देखिए, वंशानुक्रम क्या होता है, यह एक हमारी स्थिर और पारिवारिक संरचना होती है ना। पारिवारिक यानी हमें जो परिवार से गुण जो मिलते हैं, गुण, पारिवारिक संरचना और स्थिर होती है। देखिए, विकास क्या होता है, विकास एक गतिशील संरचना है। गतिशील संरचना, क्योंकि विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। देखिए, वंशानुक्रम हमारे जीवन का आधार होता है। और विकास क्या होता है, यह हमारे जीवन को आकार देता है।
देखिए वातावरण से हमारा विकास होता है ना, और वंशानुक्रम से वृद्धि। जैसे हमें हमारे माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं, हमारी वृद्धि वैसे ही होती है। देखिए कुछ ना कुछ गुण तो रहेंगे ही। जैसे हमारे माता पिता की हाइट नॉटी है, वो जैसे नौटे हैं, तो बच्चे में भी, बालक में भी कुछ ना कुछ उनका क्या प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब विकास, हमें जैसा आसपास का वातावरण मिलेगा हमारा विकास वैसे ही सुनिश्चित होगा। देखिए वंशानुक्रम, इसको एक परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। क्या होता है, प्रत्येक जीवधारी अपने पूर्वजों के अनेक शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संबंधी गुणों को विरासत से प्राप्त करता है ना। गुणों को किससे, विरासत से प्राप्त करता है। पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित किए गए गुणों के मिश्रित समूह को वंशानुक्रम कहते हैं। यानी हमें देखिए एक बालक में, मैंने अभी बताया आपको कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स और ये बालक हुआ, इसमें कुछ ना कुछ, अगर इसमें इनके 50% गुण हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स के इसमें 10% तो आ ही सकते हैं, और अपने पेरेंट्स के जो इनके 50% बदले उसके तो 50% इसमें आने की संभावना रहती ही है। जरूरी ही नहीं है कि हो जाए, लेकिन संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, कि अगर व्यक्ति में कोई विशेषता नहीं है तो आप कितना भी अच्छा वातावरण दे दें ना, उसमें कोई विशेषता नहीं आएगी। समझिए, देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर व्यक्ति जन्म से ही मंद बुद्धि है, तो आप कितना भी अच्छा उसको वातावरण दे दें, आप उसको प्रखर बुद्धि नहीं प्रदान कर सकते हैं। देखिए मंद बुद्धि और प्रखर बुद्धि क्या होती है, जब हमारा आगे चैप्टर आएगा इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, तो हम उसमें समझेंगे। हाँ, अभी केवल हम अपनी समझ बनाने के लिए आपको बता रहे कि अगर कोई भी बालक जन्म से ही मंद बुद्धि का है तो हम उसको कितना भी अच्छा वातावरण क्यों न दे दें ना, वह बालक प्रखर बुद्धि का नहीं हो सकता। आइए आगे देखते हैं, एक मिनट। हाँ चलिए, देखिए ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, देखिए कोई अगर बच्चा है तो उसके पेरेंट्स में माता हो जाएगी, पिता हो जाएगा ना। देखिए पिता को इसके इसके पेरेंट्स से कुछ ना कुछ गुण मिले होंगे, और माता को उसके पेरेंट्स से कुछ ना कुछ गुण मिले होंगे। अब इनके गुणों का कुछ ना कुछ भाग बालक में आएगा, यही हमारा होता है वंशानुक्रम। जब क्या शारीरिक वृद्धि को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के गुणों के माध्यम से समझा जाए तो यही हमारा होता है क्या। आइए आगे देखते हैं। देखिए वंशानुक्रम की परिभाषाएं कुछ हम लोग देखते हैं। वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय जन्म से लगभग 9 वर्ष पूर्व गर्भाधान के समय से व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। देखिए जन्म के समय से ही नहीं ना, बल्कि उसके जन्म के पूर्व, जब वो बालक इसमें गर्भ अवस्था में रहता है, गर्भ में रहता है, जब से भी क्या उसके समय में उपस्थित रहती हैं। यह परिभाषा हमारे बुद्धवर्थ महोदय जी ने दिया था क्या, कि कोई भी बालक है, आपकी परिभाषा समझिएगा, जो लिखा है वो नहीं, मेरी केवल बातों को पकड़िएगा। कोई भी, उन्होंने बताया कोई भी बालक है उसके जन्म से ही नहीं, बल्कि वह
गर्भ में जब से होता है, जब से उसके विकास को प्रभावित करती हैं, सॉरी विकास नहीं, वृद्धि ना, उसके वृद्धि को प्रभावित करती हैं। यही हमारा होता है वंशानुक्रम। आइए देखते हैं अगली परिभाषा। शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या, देखिए ये परिभाषा दिया है जेम्स ड्रेवर ने। मैंने आपको बताया था कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का ना, मैंने आपको बताया कि वृद्धि होती है किससे, माता पिता के जीन्स के माध्यम से हमारा शारीरिक वृद्धि होती है ना, और मानसिक वृद्धि। अगर कोई बालक मंद बुद्धि है तो हम उसको कैसा, प्रखर बुद्धि वातावरण देकर नहीं कर सकते हैं। यह परिभाषा हमारे जेम्स ड्रेवर जी ने अपने शब्दों में दी कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना क्या है, वंशानुक्रम है। देखिए हम लोग अब देखते हैं पीटरसन जी की परिभाषा। कोई व्यक्ति अपने माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों से जो भी प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैंने आपको अभी डायग्राम के माध्यम से समझाया क्या, कि कुछ न कुछ गुण ना हमारे माता पिता में उनके पूर्वजों के होते हैं और हम में हमारे पूर्वजों के होते हैं। यही हमारे जो है वंशानुक्रम को प्रभावित करते हैं। यही परिभाषा हमारे पीटरसन जी ने अपने शब्दों में दे दी। देखिए आगे क्या है, डगलस और हॉलैंड महोदय जी ने, उन्होंने परिभाषा क्या दिया, उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं तथा क्षमताएं या दक्षताएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें वह माता पिता, अन्य पूर्वजों अथवा प्रजाति से ग्रहण करता है। देखिए इन्होंने भी बताया कि किसी व्यक्ति में जो होता है उसका वंशानुक्रम क्या, उनकी शारीरिक क्रियाएं और मानसिक दक्षताएं जो भी सम्मिलित होती हैं वह उनके माता पिता के द्वारा ही उसको प्रदान की जाती हैं, यानी कि जीन्स के माध्यम से उस पे बालक पर आती हैं। यही हमारा होता है क्या, वंशानुक्रम। देखिए वंशानुक्रम के हमारे कुछ नियम हैं। समानता का नियम, ये क्या होता है, समानता का नियम ये क्या होता है, हम लोग देखते हैं अभी, एक मिनट। देखिए बच्चों में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति होती है। जैसे माता पिता होंगे वैसा ही उनके बच्चे होंगे। देखिए ये तो होता है क्या, कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उसके बच्चे जरूर होंगे। जैसे हम लोग समझते हैं कि अगर बिल्ली है या कोई कैट है तो उसका जो है बच्चा होगा वो भी कैट की तरह ही दिखेगा ना, सेम दिखेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि कैट का बच्चा बकरी की तरह दिख जाए, है क्या, नहीं है। और इनमें गुण भी होंगे ना, बिल्ली के बच्चे में बिल्ली के ही गुण होंगे, उसमें बकरी के गुण तो हो नहीं सकते। यही हमारा कहता है समानता का नियम। अब देखिए भिन्नता का नियम, भिन्नता का नियम क्या कहता है कि बच्चे पूर्ण रूपेण अपने माता पिता के समान नहीं होते, उनमें अपने माता पिता से कुछ अंतर भी हो सकते हैं। देखिए हाँ ये तो है, जो बच्चे होते हैं ना पूरा ही 100% नहीं होते। मैंने आपको बताया कि 50% तक हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 100% कभी नहीं हो सकते। देखिए अगर किसी के माता पिता मंद बुद्धि है तो बालक में जरूरी ही नहीं है कि वह मंद बुद्धि हो सकता है कि उसकी औसत बुद्धि हो सकती है ना। यही हमारा कहता है भिन्नता का नियम कि कुछ न कुछ वेरिएशन तो होता ही है। मंद बुद्धि माता पिता के बालक जरूरी ही नहीं है कि मंद हो ना, ये सामान्य बुद्धि भी हो सकते हैं। ये हमारा कहता है भिन्नता का नियम। एक प्रत्यगमन का नियम क्या कहता है कि माता पिता से बिल्कुल अलग, कहता है बच्चा अपने माता पिता से बिल्कुल अलग होता है ना, प्रत्येक गुण में
प्रत्येक गुण में औसत की ओर प्रत्यागमन करने की प्रवृत्ति होती है। देखिए, प्रत्येक जो बालक होता है उसका कोई ना कोई गुण ऐसा होता है जो अपने माता पिता से औसत अंतरों में अलग होता है ना। यही हमारा कहता है प्रत्यागमन का नियम कि अंतर तो होगा ही। देखिए, बीज कोश की निरंतरता का नियम क्या कहता है? कहता है बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। मैंने बताया आपको कि ग्रैंड पेरेंट्स से माता पिता में, माता पिता से बच्चों में कुछ ना कुछ गुण तो आते ही हैं। यही हमारा कहता है बीज कोश की निरंतरता का नियम ना। देखिए आगे, चयनित गुणों का सिद्धांत ये क्या कहता है? केवल कुछ ही गुणों में वंश परंपरागत होती है ना। वंशानुक्रम में समस्त मानवीय गुण सम्मिलित नहीं होते हैं। कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो व्यक्ति वातावरण की प्रक्रिया के दौरान अर्जित कर सकता है। हाँ, देखिए सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल समझिएगा कि चले, कोई अगर बच्चा है, जैसे आप लोग हैं, आपके अगर माता पिता बाइक नहीं चला पाते हैं, बाइक ना, और आप लोग चला लेते हैं, यही कहता है कि उन चयनित गुणों का नियम कि कुछ न कुछ तो अंतर आ गया भाई। क्या वातावरण के द्वारा बच्चे ने बाइक को चलाना सीखा, लेकिन क्या आपके माता पिता कोई बाइक नहीं चला पाते थे? आप जैसे गुणों का चयन करेंगे, आप में बदलाव उतना ही देखने को मिल सकता है ना। देखिए, गाल्टन का जीव सांख्यिकी का नियम क्या कहता है? कहता है कि जीवों की विशेषताओं और गुण उनके माता पिता से विरासत में मिलते हैं, लेकिन ये विशेषताएं और गुण हमेशा औसत रहते हैं। ये इन्होंने, गाल्टन जी ने 1886 में नियम दिया, एक बताया कि उनके माता पिता से जो गुण मिलते हैं यह हमारा औसत में रहते हैं ना, पूरे तो नहीं रहते। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरे नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ गुण उनके औसत में रहते हैं। कुछ ना कुछ गुण बच्चा वातावरण के माध्यम से भी सीखता है, ये कोई खास नहीं है, ये हम बात पहले भी समझ चुके हैं। अब देखिए वातावरण हमारा क्या होता है। एक मिनट, देखिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वे सभी बातें आ जाती हैं जो मानव के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। हमने पहले देखा था कि वातावरण क्या होता है जो हमारे विकास को, हमारे व्यवहारों को प्रभावित करे, ये हमारा होता है वातावरण ना। इसकी परिभाषा हमारे बीरिंग और हेल्ड महोदय ने दिया, और उन्होंने बताया कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के पैतृकों के अतिरिक्त उसकी अन्य सभी बातों को प्रभावित करती है। यानी जो हमें उसके जीन से मिलते हैं उसके अलावा और सभी बातों को प्रभावित करे, यही हमारा होता है वातावरण ना। वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया था। वे सभी तत्व आएंगे जब से बालक ने, जब से जन्म लिया, जब से उसको प्रभावित किया, वे तत्व सब आ जाएंगे किसमें? वातावरण में। देखिए ये परिभाषा हमारे वुडवर्थ महोदय जी ने दिया था ना। देखिए समझते हैं वातावरण हमारा क्या होता है। देखिए वातावरण हमारा क्या करता है, ये हमारे विकास को सुनिश्चित करता है। वातावरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे माता पिता ना, इनका रहन सहन, बोलचाल की भाषाएं, ये सब हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। और क्या? पास पड़ोस, जैसा उसको उसके पास पड़ोस का वातावरण मिलेगा, बालक भी वैसे ही अनुक्रियाएं करेगा। विद्यालय, उसका विद्यालय कैसा है, उसके विद्यालय का भी वातावरण में क्या प्रभाव देखा जा सकता है।
यानी कि बालक का विद्यालय कैसा है, समाज भी बालक के व्यवहारों और विकास को प्रभावित करता है। संस्कृति, उनका कल्चर कैसा है, सांस्कृतिक प्रभाव ना, मतलब कि उनकी संस्कृति कैसी है, वो लोग अपना जीवन यापन कैसा करते हैं, ये सब हमारे वातावरण में आता है। और यह सब क्या बालक को प्रभावित करते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करते हैं ना। देखिए, ये हमारा एक कोई समाज है, हम लोग इसका वातावरण देखते हैं ना। देखिए, कोई लोग अपना फोन चला रहे हैं ना, कोई अपने काम में व्यस्त है, कोई अपनी जॉगिंग कर रहा है, ये सब हमारा वातावरण है। यानी वातावरण में हमारे क्या वेरिएशंस देखा जाता है, सबका वातावरण अलग अलग होता है ना। लेकिन वातावरण के प्रकार एक हमारा होता है इंटरनल वातावरण और एक एक्सटर्नल वातावरण, यानी बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण। व्यक्ति के शरीर में विद्यमान परिस्थितियों से है, जो भी व्यक्ति के शरीर में विद्यमान परिस्थितियां होती हैं, उसके जो व्यवहार होंगे ना, वो सब हमारे आंतरिक वातावरण में आएंगे। बाह्य वातावरण घर, समाज, परिवार में उपलब्ध परिस्थितियों से कि उनको कैसी परिस्थितियां मिलती हैं। हमारे बाह्य वातावरण दो प्रकार का होता है, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। देखिए, हमारे रीति रिवाज कैसे हैं, प्रथाएं कैसी हैं, रहन सहन कैसे हैं, ये सब हमारे सामाजिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। और क्या भौतिक वातावरण, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब हमारे भौतिक वातावरण में आते हैं ना, और ये भी सब हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, भौतिक वातावरण का कुछ न कुछ प्रभाव हमारी वृद्धि पर भी पड़ सकता है, जैसे कि हमें अपने रहन सहन के लिए हरा भरा स्वच्छ कैसा वातावरण चाहिए। अब जब हमें हरा भरा स्वच्छ वातावरण ही नहीं मिलेगा, जब हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो हमें कैसा हमारा विकास कैसे पूरी तरह से हो पाएगा। शारीरिक विकास में हमारे रुकावट आएगी। ये सब चीजें हमारे किसको, वृद्धि को भी प्रभावित कर सकती हैं ना। लेकिन हमारा मुख्य क्या है कि वातावरण हमारे विकास को ज्यादा प्रभावित करता है। वृद्धि को कुछ अंश में कर सकता है, लेकिन विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।